शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रदेश के 6 जिलों से 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे ज्यादा 31 रोहिंग्या मथुरा से गिरफ्तार हुए हैं। अलीगढ़ से 17 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। तो सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर मेरठ से 2-2, तो वहीं हापुड़ से 12 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। यूपी डीजीपी के निर्देश पर प्रदेश भर में कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार रोहिंग्या के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, यूपी एटीएस के शिकंजे में रोहिंग्या है। इस वक्त लगातार भारत में अवैध रूप से रह रहे ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो लगातार भारत में गलत दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से लगातार रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, और इसी को लेकर यूपी एटीएस इस वक्त सक्रिय हो गया है और इस वक्त यूपी एटीएस के शिकंजे में रोहिंग्या है। तो सहारनपुर मेरठ में 2-2, हापुड़ में 12 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। तो लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, और इसके साथ ही ये जांच की जा रही है कि किस तरह से ये अवैध रूप से रोहिंग्या भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। नीलेश चौहान संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत शर्मा संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र सिंह संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, शुरुआत में आपसे करूंगी। जिस तरह से लगातार यूपी एटीएस इस वक्त सक्रिय नजर आ रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, और कहीं ना कहीं ये कितना बड़ा जाल है इससे समझ में आ रहा है। देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस की कमान नवीन अरोड़ा को मिलने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एटीएस के तरफ से तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम आज की बात करें तो 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कूट रचित दस्तावेज हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करके और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकल आईडी कार्ड बनाकर वो रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दे रहे थे। उन्हीं चुनौतियों को खत्म करने का काम यूपी एटीएस की तरफ से किया गया है। हालांकि यूपी एटीएस के चीफ से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे अभियान लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में चलाए जाएंगे। जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके से घुसपैठिए रहेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी एटीएस का अभियान चलता रहेगा। खासतौर पर अगर हम अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ और उसके अलावा मथुरा की बात करें तो इन तमाम जगहों से बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। हाल फिलहाल अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी यूपी एटीएस ने अभियान चलाया था, और यूपी एटीएस को उस अभियान में सफलता भी मिली थी। हालांकि यूपी एटीएस की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही और बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध दस्तावेजों के सहारे रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश का खुद को नागरिक बता रहे हैं। जब पड़ताल हुई है, जब पड़ताल होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, तो उनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं वो फर्जी पाए गए हैं, और साफ तौर पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर बांग्लादेश से इनको कौन अवैध तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एंट्री कराता है। हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद उत्तर प्रदेश लाकर इनके, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, फर्जी दस्तावेज बनाकर इनको उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का नागरिक बनाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी यूपी एटीएस की तलवार लटक रही। जल्द ही ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि पूर्व में भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कहीं ना कहीं अवैध रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में लाते हैं, उनके दस्तावेज तैयार कराते हैं, उत्तर प्रदेश में उनको नौकरी दिलाते हैं, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर यूपी एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाइयों का दौर देखने को मिलेगा। ठीक है नीलेश, देखिए लगातार यूपी एटीएस की कार्रवाई देख रहे हैं। तमाम जिलों से बड़ी संख्या में ये रोहिंग्या पुलिस की हिरासत में है। अतुल, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि मेरठ में भी 2 रोहिंग्या की गिरफ्तारी हुई है। लगातार यूपी एटीएस एक्टिव नजर आ रही है तमाम जिलों में। अभी क्या कुछ जानकारी मेरठ से, और किस तरह से एटीएस को इसकी जानकारी मिली, और क्या कुछ बात सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से प्रदेश भर में रोहिंग्या के खिलाफ एक अभियान चला है, उस अभियान में मेरठ से भी 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है, फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो किस तरह से यूपी एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के जिस तरह से बढ़ते क्राइम अपराध को लेकर के जो रोहिंग्या हैं यहाँ पर अपराध करते हैं, दूसरे जिले में जाकर के छुप जाते, कहीं ना कहीं सेंसिटिव मामलों में रोहिंग्याओं की कहीं ना कहीं जो पकड़ है वो बनती हुई नजर आ रही थी। लगातार देखा जाए फर्जी दस्तावेजों के चलते मेरठ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिस तरह से छापेमारी हुई है, एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़
मेरठ मंडल की अगर बात की जाए तो 3 जिलों में ये छापेमारी में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1 दर्जन से ज्यादा इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी। हापुड़ से 12, मेरठ से 2 और वहीं सहारनपुर की बात की जाए 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। ये बांग्लादेशी किसके द्वारा पहुंचते हैं यूपी में, किस तरह से शरण लेते हैं और यहाँ पर किस तरह से जाली दस्तावेज बनवा करके अपनी शरण लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर नौकरी करते हुए नजर आते हैं, इन सब पर अब यूपी एटीएस की निगाह रहेगी। वहीं मेरठ पुलिस की बात की जाए तो मेरठ पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। जिस क्षेत्रों में जो कबाड़ी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं देखा जाए जहां पर मलबे का क्षेत्र है, उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसी तरह से जो रोहिणी है उन पर सब पर मेरठ पुलिस की भी निगाह है। एटीएस ने मेरठ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके कितने समर्थक हैं। लगातार देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारी संख्या में रोहिणी लहरे थे, उन सभी पर शिकंजा कसना जो है वो शुरू हो चुका है। एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। बिल्कुल अतुल, और ये देखना होगा कि कितने और साथी जो इस तरह से अवैध रूप से रह रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूछताछ में वो बातें भी सामने आएंगी। हमारे साथ विनीत लगातार सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। विनीत, सहारनपुर से भी 2 ऐसे रोहिंग्या मिले हैं जो कि अब यूपी एटीएस के शिकंजे में हैं। कहीं ना कहीं उनसे ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह से वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए, पहले तो भारत में दाखिल हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश तक पहुंचे और वहां पर और कौन कौन उनके साथी हैं जो वहां पर रह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सहारनपुर की अगर बात करें, क्योंकि लखनऊ एटीएस लगातार यहाँ पर सहारनपुर में उन्होंने छापेमारी की है और इसके अलावा क्योंकि देवबंद में भी यहाँ पर लगातार एटीएस की छापेमारी रही है, लगातार जो लखनऊ की टीम है वो देवबंद पहुंची, वहां पर छापेमारी की। इसी दौरान अभी 13 जुलाई को वहां से जो है एक संदिग्ध लखनऊ एटीएस ने वहां से गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी देवबंद से छापेमारी के दौरान एक युवक 2 युवकों को वहां से गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार एटीएस को इनपुट मिल रहे थे, उन्हीं इनपुट के आधार पर लखनऊ टीम यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद ये छापेमारी यहाँ पर की गई। और यहाँ से कहीं ना कहीं देवबंद के आसपास भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर संदिग्ध लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं। सहारनपुर से भी आते हैं जो कई लोग यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं पहले। तो लगातार इनपुट मिल रहे थे, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं जो स्थानीय यहाँ पर पुलिस है या कहीं ना कहीं जो लोकल इंटेलिजेंस की जो टीम है उन पर यहाँ कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार जो सहारनपुर में जो कार्रवाई की है वो आज तक वो लखनऊ की टीमों ने यहाँ पर कार्रवाई की है, फिर नोएडा से यहाँ पर एटीएस टीम ने यहाँ पर कार्रवाई की है। लेकिन जो स्थानीय एटीएस टीम है या फिर यहाँ पे जो एलआईयू की टीम है या रो की टीम है वो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर फैल नजर आते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं और जो फर्जी आईडी है वो आसानी से बनवा लेते हैं, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को फंडिंग भी कहीं ना कहीं होती है। फंडिंग कहाँ से होती है, जिनको जो लोग इन लोगों को यहाँ पर रखते हैं, जो उनको सह दे रहे हैं, वो लोग कौन है, उन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं फिलहाल एटीएस की टीम यहाँ पर जांच करेगी, पूछताछ भी यहाँ पर एटीएस की टीम यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल विनीत, सवाल कई सारे हैं, आखिर कौन इनकी घुसपैठ में साथ दे रहा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल भी है। इस तरह से घुसपैठ करना कई सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ लगातार योगेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। योगेंद्र, अगर अलीगढ़ का बात करें तो किस तरह से वहां पर कितनी संख्या में बताया द्वारा यूपी एटीएस के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसके साथ ही ये इनपुट कहां से मिला यूपी एटीएस को, क्या वहां पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, कई और पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी है? योगेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए, योगेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं उनसे जुड़ूंगी और अलीगढ़ की क्या कुछ स्थिति है वो जानूंगी। लेकिन हमारे साथ लगातार नीलेश जुड़े हुए हैं। नीलेश, इस पूरी कार्रवाई के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से अवैध रूप से ये लोग भारत में दाखिल हो रहे हैं, सीमाओं पर सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। इसके साथ ही इनका साथ कौन दे रहा है जो देश में ही रहकर इस तरह के लोगों को पनपने में सहयोग कर रहा है। साथ ही साथ एटीएस की नजर है कि कौन ऐसे लोग हैं जो दस्तावेज बना रहे हैं, जो इस तरह के फर्जी दस्तावेज इन लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके सहारे ये भारत में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। देखिए, बिल्कुल बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इस बात को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में आज बड़े पैमाने पर 74 रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो है काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इन्हीं लोगों को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एटीएस बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में उन कामों को चुनते हैं ताकि इनके ऊपर सरकार या शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, एटीएस जैसी जांच एजेंसियों की निगाह ना पड़े। ये कूड़ा उठाने का काम करते हैं, ये नाला साफ करने का काम करते हैं, नालियां साफ करने का काम करते हैं। इस लिहाज से इनके ऊपर निगाहें नहीं जानती हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इन तमाम कामों को कराने वाली जो एजेंसियां हैं इनको कम पैसे में हायर करती हैं। उसके अलावा जब उनको हायर किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हैं और वहाँ के जो लोग होते हैं
दस्तावेज कराए जाते हैं बाकायदा। इसके लिए भी एक टीम इससे पूर्व में जब गिरफ्तार की गई थी तो वो काम कर रही थी कैसे बांग्लादेश से उनको हिंदुस्तान के अंदर लाना है, हिंदुस्तान से उत्तर प्रदेश लाकर उनको कौन कौन से शहरों में रखना है ताकि उनकी पहचान को गुखा जा सके और उत्तर प्रदेश में वो आसानी के साथ रह सकें। ऐसे लोगों के दस्तावेज भी तैयार कराए जाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID कार्ड हो, बाकायदा वो फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जाते हैं। इसके लिए बाकायदा एक जो है रोहिंग्याओं की टेक्निकल टीम इससे पहले जब गिरफ्तार हुई थी तो उसने ये तमाम खुलासे किए थे। हालांकि यूपी ATS का ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे अवैध बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाए जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं या देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि तमाम जनपदों से गिरफ्तारियां हुई थी, चाहे वो कानपुर हो, मथुरा हो, लखनऊ हो, बरेली हो, अलीगढ़ हो, देवबंद हो, या फिर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आजमगढ़ से भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। गोरखपुर के आगे अगर हम बात करें तो ATS ने छापेमारी की थी, तो तमाम लगातार ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कहीं ना कहीं ये इनमें से तमाम ऐसे संदिग्ध थे जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने का भी काम कर रहे थे। उनके पास से तमाम ऐसे दस्तावेज, मैप बरामद हुए थे जिसका खुलासा ATS की तरफ से किया गया था। और आज फिर से 74 रोहिंग्याओं को ATS ने गिरफ्तार किया है। आने वाले दिनों में जब इनको कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा तो इनसे बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी चेन है। ये जो 74 लोग अलग अलग जनपदों से गिरफ्तार किए गए हैं कि क्या इनके आपस में तार तो नहीं जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ATS ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि उत्तर प्रदेश में इनकी कौन मदद कर रहा था। बिल्कुल नीलेश, और देखिए जो आपने बात कही कि ये जो 74 गिरफ्तारियां हुई है, कहीं इनके आपस में तो तार नहीं जुड़े हैं और कहीं ना कहीं इनको जो यहाँ तक पहुंचाने वाले लोग हैं, एजेंसीज हो रही है, हो सकता है इसके पीछे काम कर रही हो, वो किस तरह से सरकार की आंख में धूल झोंक कर इस तरह के कार्य कर रही है और अभी तक उनकी नजरों में नहीं आया, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ अतुल आपके पास आऊंगी, चूंकि मेरठ से लगातार इस तरह के मामलों को लेकर यूपी ATS कार्रवाई करती रही है और कहीं ना कहीं अब जो मेरठ में लगातार नजर यूपी ATS की है, कई ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जिनकी गिरफ्तारियां सकती हैं। देखिए उन्नति, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि यूपी ATS की कार्रवाई का दौर जारी है, 2 को गिरफ्तार किया गया है। ये बांग्लादेशी किस तरह से भारत में एंट्री करते हैं और उसके बाद यूपी में पहुंचते हैं, यूपी में पहुंच करके अपने कामकाज पर ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी इस जगह पर काम करते हैं। जिस तरह से मेरे सहयोगी नीलेश चौहान ने भी बताया कि सफाई कर्मी के तौर पर, कूड़े उठाने के तौर पर ये काम करते हैं, जिसके चलते जो लोग हैं, ATS है, STF है, उनकी निगाह नहीं पड़ पाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से इन दोनों जो सदस्य हैं इनसे पूछताछ की जाएगी, रोहिणियों से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जाएगी, रिमांड लेने के बाद तो बड़ा खुलासा हो सकता है इनकी चैन में कितने लोग हैं। गाजियाबाद की बात की जाए तो 4 को गिरफ्तार किया है, हापुड़ से 13 को गिरफ्तार किया है, मेरठ से 2 को गिरफ्तार किया है। अगर मेरठ मंडल की बात की जाए तो 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बांग्लादेशी देश में घुसने के बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढते हैं और उसके बाद खुली सांस रहते हैं, खुले में काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है देश की सुरक्षा पर। तो उसी को लेकर के ATS की कार्रवाई का दौर जारी है। 2 को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी और सबसे बड़ा सवाल यह कि रिमांड पे लेने के बाद इनके चैन में कौन अधिकारी हैं जिनके द्वारा इनके लिए नौकरी दिलवाई जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्राइवेट कंपनी है वो हायर करती है और सस्ते के लालच के चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को नौकरी मिलती है और उसके बाद ये देश में रहकर के देश की गतिविधियों को धुंधली करने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं अपराध से सम्मिलित जो जगह है उस पर अपना ठिकाना बनाते हैं और कहीं ना कहीं बड़े अपराध को चुनौती देकर के वहां से निकल जाते हैं, दूसरे जिले में फिर अपना जाकर के कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढते हैं। तो इसी तरह से ATS की जो कार्रवाई का दौर है वो शुरू हो चुका है। लगातार देखा जाए पहले भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं हलचल जरूर होगी उत्तर प्रदेश में। लगातार यूपी ATS के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक रोहिंग्या को हिरासत में लिया जा रहा है और लगातार पूछताछ भी जारी है, तो जो लगातार मदद कर रहे होंगे उनमें भी हलचल देखने को मिल रही होगी। हमारे साथ विनीत लगातार सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। विनीत, अगर सहारनपुर की बात करें तो लगातार देवबंद से कई गिरफ्तारियां हो चुकी है। अभी इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी, 2 लोग जो बताए जा रहे हैं बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पहुंचे, पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश पहुंचे। कहीं ना कहीं ये जो तार है एक बड़ा लंबा नजर आ रहा है और इस तार में मददगार कितने होंगे ये देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सहारनपुर की अगर बात करें, सहारनपुर से लगभग जितने भी जो अधिकतर जो संदिग्ध पकड़े गए हैं वो देवबंद से पकड़े गए हैं। इसके अलावा और भी लोग रहे, चाहे यहाँ पे नूर बस्ती की बात की, सहारनपुर की बात करें, वहां से भी कुछ लोग पकड़े गए थे पहले और चिलकाना से कुछ लोग पकड़े गए थे। तो लगातार क्योंकि ATS को इनपुट मिले, उसके बाद ATS ने यहाँ पे छापेमारी की और इन लोगों को यहाँ पर पकड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोग इन लोगों को पनाह दे रहे हैं
उनको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो लोकल इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं जो यहाँ एलआईयू की टीमें हैं या फिर रो की टीमें हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैल आती है। जी। पुलिस की बात करें तो पुलिस कहीं ना कहीं इन लोगों पर यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाती, कार्रवाई नहीं कर पाती, जो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा फेलियर है। अगर इसके अलावा बात करें, क्योंकि सहारनपुर में जो कार्रवाई हुई वो लखनऊ एटीएस की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की गई है, तो यहाँ पर एटीएस को जो लोकल स्थानीय एटीएस है उनको यहाँ पर पता ना चलना, पुलिस को यहाँ पर पता ना चलना, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करता है। हालांकि ये लोग बांग्लादेश से यहाँ से लेकर से यहाँ सहारनपुर तक पहुंच जाते हैं, अन्य जिलों तक पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आईडी है वो भी फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। और वही चीजें यहाँ पर एटीएस की जो टीमें हैं उन्होंने यहाँ पर छापेमारी की और यहाँ पर जो इन दस्तावेज यहाँ पर बरामद हुए, फर्जी दस्तावेज यहाँ पर बरामद हुए। हालांकि उसकी जांच की जाएगी, लेकिन एक चीज और भी यहाँ पर देखी जाती है, क्योंकि जब छापेमारी होती है तो जो धार्मिक स्थल होते हैं, धार्मिक स्थल जी। के आसपास से ये लोग यहाँ पर अधिकतर पकड़े जाते हैं। या देवबंद की बात करें तो देवबंद में जब भी छापेमारी हुई वो मदरसों के आसपास छापेमारी हुई है, वहां से ये लोग पकड़े गए। जो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर जो लोकल पुलिस की टीम है या जो स्थानीय जो इंटेलिजेंस की जो टीम है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है। लखनऊ की टीम आती है, एटीएस को इनपुट, लखनऊ की टीम को इनपुट मिलते हैं, सहारनपुर की जी। टीमों को इनपुट नहीं मिल पाते, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करते हैं अपने आप में। जी बिल्कुल, जिस तरह से विनीत कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवालों के जवाब यूपी एटीएस खंगाल रही है। नीलेश, आपके पास आऊंगी, क्योंकि लगातार ये जो तार है, इस तार को तोड़ना बहुत जरूरी है, इस कड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए आखिरी कड़ी तक पहुंचने की कोशिश यूपी एटीएस कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे भारत में, जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 74 रोहिंग्या एक दिन में पकड़े गए। आप सोचिए पूरे भारत में क्या कुछ संख्या हो सकती है, और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। और इसीलिए अंदर खैमे में किस तरीके से ये सारी चीजें की जा रही हैं, भारत के ही लोग कितने शामिल हो सकते हैं, इस पर जाना बहुत जरूरी है। क्या अभी तक ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? क्या अभी सिर्फ रोहिंग्याओं से पूछताछ की जा रही है? क्या अभी तक कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो इनका सहयोग कर रहा हो? देखिए, बिल्कुल इससे पूर्व में जब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था तो उनके साथ साथ उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था जो हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी मदद कर रहे थे, दस्तावेजों को बनवाने में उनकी मदद कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में उनको रहने में उनकी मदद कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। आज की अगर हम बात करें तो 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही इनको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के साथ साथ इनसे कड़ाई से जब पूछताछ होगी तो जाहिर सी बात है तमाम राज्यों से पर्दा उठेगा। कौन लोग थे जो इनका उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी मदद कर रहे थे, इनको उत्तर प्रदेश में रहने के लिए मदद कर रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूपी एटीएस को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी 75 जनपदों में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाना चाहिए। जो कूड़ा कलेक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, नालियां साफ करने वाले लोग हैं, अगर इन पर जो है गहनता से पड़ताल हो तो जाहिर सी बात है एक और बड़ा लंबा सिंडिकेट निकलकर सामने आएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, काम इसलिए भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि जो है इनको उत्तर प्रदेश के अंदर काम मिल सके, उसके एवज में पैसा कमा सके और जो इनकी मंशा है उसको पूरा किया जा सके। हालांकि कम पैसे के लालच में लोग इनको काम भी दे देते हैं, घरों की सफाई का काम दे देते हैं, गाड़ियों की सफाई का काम दे देते हैं। साथ ही साथ जो सरकारी विभाग हैं, कहीं ना कहीं उनमें जो कार्यरत कंपनियां हैं वो कम पैसे में ऐसे लोगों को डेली बेसिस पे हायर कर लेती हैं, ये भी हमारे पास जानकारी आ रही है। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, अगर उन पर पड़ताल की जाए तो उत्तर प्रदेश में इससे भी बड़े सिंडिकेट का खुलासा यूपी एटीएस की तरफ से किया जा सकता है। फिलहाल देखना होगा जब 74 रोहिंग्याओं को रिमांड पर लिया जाएगा तो क्या रोहिंग्या ये राज खोलते हैं कि इनकी उत्तर प्रदेश के अंदर लाने में मदद करने वाला कौन था, हिंदुस्तान के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ कराने वाला कौन था। हालांकि इससे पहले जब ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने खुलासा किया था कि एक बांग्लादेशी को हिंदुस्तान में एंट्री कराने के लिए उनको पैसा दिया जाता था, बाकायदा हवाला के जरिए उस पैसे का ट्रांसफर होता था। उसके अलावा एक दस्तावेज बनाने वाली टीम अलग रहती थी जो इनको हिंदुस्तान में एंट्री होते ही इनका जो है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल या किसी अन्य जनपद का या प्रदेश का इनको आई कार्ड मुहैया कराती थी, आधार कार्ड मुहैया कराती थी। उसी आधार कार्ड के जरिए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में फैल जाते थे। तो ये तमाम खुलासे पूर्व में भी हो चुके हैं। लेकिन अब जब इन 74 को एक साथ रिमांड पर लेकर पूछा जाएगा तो क्या इन 74 लोगों की चेन एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई थी या एक साथ इन 74 लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठ की थी, उत्तर प्रदेश में एक साथ आए थे, उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठेगा।
बिल्कुल पड़ताल होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जाल पूरे हिंदुस्तान में फैलता हुआ नजर आ रहा है और इस जाल को तोड़ना और किस तरह से कौन इनकी मदद कर रहा है और कितने इस तरह के लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अतुल, मेरठ पे चूंकि 2 गिरफ्तारियां हुई है, इस दौरान क्या अगल बगल के लोग उनको जानते थे, किस तरह से उनकी पहचान की गई है, क्या जहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है या जिस तरह से वो काम कर रहे थे उस काम को लेकर भी लोग जो और लोग जुड़े हुए थे, क्या उनसे भी पूछताछ की गई? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मेरठ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक की बात सामने नहीं आ पाई है, कहां से गिरफ्तार हुआ। एटीएस ने खुफिया तौर पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है और उसी के साथ-साथ देखा जाए जिस तरह से बांग्लादेशियों की संख्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से रेड लाइट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, भारी संख्या में इसी तरह से जो बांग्लादेशी हैं, वो भारत का आईडी प्रूफ लेकर के कहीं न कहीं साथ रहते हैं और उसी के जी। साथ-साथ देखा जाए तो ये जाली दस्तावेजों के चलते जो ये घुसपैठिया है, बाहर से आकर के भारत में निवेश करते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जिले में अपनी जगह बनाने के लिए, काम करने के लिए लगातार देखा जाए तो सफाई कर्मी से लेकर के अगर बात की जाए तो नाली साफ करना हो या फिर भीख मांगने को बिल्कुल लेकर के अतुल, हो, तो देखिए ये बड़ा हमारे बीच ही सिंडिकेट रहते हैं और हमारी तरह जिस तरह से उनका रहन सहन है वो भी देखने को मिलता है, लेकिन हमारे सामने होकर ही हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं किस तरह से वो जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में निवास कर रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या है और एक बड़ी कार्रवाई यूपी एटीएस के द्वारा की जा रही है। ना जाने आगे कितने और लोग इसकी गिरफ्त में आने वाले हैं और कहीं बड़े खुलासे इस दौरान हो सकते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।